कह रहे हैं डिस्कवरी साइंस। सोच से भी परे बड़े बड़े ब्लैक होल्स जो इतने विशाल हैं कि पूरे वर्ल्ड्स को निगल सकते हैं। यूनिवर्स में अजीब अजीब चीजों की कमी नहीं, लेकिन ब्लैक होल से ज्यादा अजीब कुछ भी नहीं। लेकिन अब साइंस उनकी सबसे बड़ी मिस्ट्रीज को सुलझाने के बहुत करीब है। ब्लैक होल की फोटो लेने की कोशिश करना शायद उन सबसे मुश्किल कामों को करने में से एक है जो आप सोच सकते हैं। हम अनदेखे को देखना चाह रहे हैं। क्या ये नई डिस्कवरीज हमारी स्पीशीज यानी इंसानों के लिए शानदार मौकों का रास्ता खोल सकती हैं? हो सकता है उनकी पहुंच स्पेस एंड टाइम के अलग अलग डिमेंशंस तक हो। ये पता लगाने के लिए हम यूनिवर्स के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक ब्लैक होल्स को ढूंढ निकालेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे कि उनके अंदर के सीक्रेट्स यूनिवर्स को लेकर हमारी समझ में कैसे क्रांति ला सकते हैं। मैं मानता हूं कि ब्लैक होल्स वो अहम कड़ी हैं जहां से हम साइंस की राह बदल सकते हैं। कॉस्मोस के अजीब फैलाव में एक रहस्यमय चीज इतनी अजीब है कि उसने बड़े बड़े साइंटिस्ट्स को भी उलझन में डाल दिया है। वो चीज है एक सुपरमैसिव ब्लैक होल। वो स्टार को निगल सकता है, प्लैनेट को निगल सकता है, किसी पर्सन को निगल सकता है या दूसरे ब्लैक होल को भी निगल सकता है। ब्लैक होल उसे अब्सॉर्ब कर लेगा और इस वजह से वो और बड़ा हो जाएगा। अगर आप किसी ब्लैक होल में गए तो आप अपने फ्रेंड्स को उसके बारे में कभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि आप कभी उससे बाहर ही नहीं आ पाएंगे। ब्लैक होल्स आइंस्टाइन की सबसे मशहूर थ्योरी रिलेटिविटी की अहम भविष्यवाणी है। आइंस्टाइन की इक्वेशंस के मुताबिक मास वाली कोई भी चीज खुद स्पेस और टाइम को डिस्टॉर्ट कर देती है। ब्लैक होल्स में इतना ज्यादा मास एक टाइनी वॉल्यूम में क्रश्ड होता है कि वो स्पेस और टाइम को मोड़ देता है, जिससे बहुत अजीब अजीब चीजें होती हैं। मैं मानती हूँ कि ब्लैक होल के बारे में सबसे अजीब चीज ये है कि वो टाइम को रोक सकता है। वो असल में स्पेस को कोलैप्स कर सकता है। मैं इससे ज्यादा अजीब चीज नहीं सोच सकती। स्पेस का ये डिस्टॉर्शन इतना ज्यादा है कि वो ब्लैक होल्स को इनविजिबल भी बना देता है। स्पेस और टाइम उसके चारों तरफ इतनी ज्यादा कर्व्ड और रैप्ड हैं कि वहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ से शायद लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती और उसमें जाने वाली कोई भी लाइट हमेशा के लिए खो जाएगी। लेकिन अगर आइंस्टाइन की इक्वेशन सही हैं और ब्लैक होल्स दिखाई नहीं देते तो एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। हमने असल में कभी ब्लैक होल देखा ही नहीं है, तो हम पक्का कैसे कह सकते हैं कि उनका वजूद है? अब साइंटिस्ट्स ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्लैक होल्स वाकई होते हैं। शेप डोलमैन ब्लैक होल की सबसे पहली फोटो लेने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक होल की फोटो लेने की कोशिश करना शायद उन सबसे मुश्किल कामों को करने में से एक है जो आप सोच सकते हैं। अगर ये आसान होता तो सब लोग यही कर रहे होते। हम अनदेखे को देखना चाह रहे हैं। हालांकि आइंस्टाइन की थियरी के खिलाफ जाना अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन उसे टेस्ट और वेरीफाई करने में कोई बुराई नहीं है। इस भविष्यवाणी के आधार पर शेप मिल्की वे के सेंटर को टारगेट बना रहे हैं और गैलेक्सी ने खुद पहली रुकावट खड़ी कर दी। ये इतना आसान काम नहीं है कि अपनी गैलेक्सी के बीच में ब्लैक होल की फोटो खींचने की कोशिश करें। उसे देखने के लिए पहले हमें उस सारी धूल और धुंध के पार देखना होगा जो हमारे और गैलेक्सी के सेंटर के बीच में है। और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें रेडियो वेव्स में देखना, जो उस गैस और धूल के आर पार देख सकती हैं। ऑप्टिकल टेलीस्कोप से अलग रेडियो टेलीस्कोप्स 26,000 लाइट ईयर्स की धूल और गैस के आर पार देख सकती हैं, जो अर्थ और मिल्की वे के सेंटर के बीच में मौजूद है। लेकिन इतनी पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप्स के होते हुए भी शेप को सजिटेरियस ए स्टार की फोटो लेने में बहुत दिक्कत होगी। एक ब्लैक होल
एक विशाल स्टार की लाश होता है। जैसे ही उस विशाल स्टार का फ्यूल खत्म होता है, वो अपनी ही ग्रेविटी से लड़ाई हार जाता है। उसका इनर कोर कोलैप्स होने लगता है और वो स्टार एक जबरदस्त सुपरनोवा बनके एक्सप्लोड होने लगता है। लेकिन कोर बच जाता है और एक बहुत सी नन्हे से पॉइंट में सिकुड़ जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये इतना डेंस होता है कि अपने आसपास के स्पेस को इस हद तक बेंड कर देता है कि लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती और अंधेरे का एक स्फीयर बन जाता है, जिसे इवेंट हॉराइजन कहते हैं। सजिटेरियस ए स्टार का इवेंट हॉराइजन एक से दूसरे छोर तक 24 मिलियन किलोमीटर्स है, लेकिन अर्थ से ये 250,000 मिलियन किलोमीटर्स दूर है, जो शेप के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे तो ये सोचकर ही बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये अपनी आंखों से मून पर ऑरेंज देखने के बराबर है। तो ब्लैक होल की फोटो के लिए हमें काफी हाई लेवल का मैग्निफिकेशन चाहिए। तो अगर हमें ब्लैक होल की फोटो लेनी है, जो कि एक बहुत ही छोटी चीज है, तो उसके लिए हमें बहुत बहुत बड़ा टेलीस्कोप बनाना पड़ेगा। तो जरूरत के हिसाब से मैग्नीफाइंग पावर पाने के लिए हमें अर्थ जितना बड़ा टेलीस्कोप बनाना पड़ेगा। अब इस काम के लिए इतने बड़े स्केल पर टेलीस्कोप बनाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पिछले 10 साल से शेप एक बहुत बड़े प्लान पर काम करते आ रहे हैं। उन्होंने दुनिया भर में रेडियो टेलीस्कोप्स को लिंक करके एक नेटवर्क बनाया है, जिसे कहते हैं इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप, और उन सभी को एक ही समय पर मिल्की वे के सेंटर में टारगेट कर दिया। परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन और पूरे वर्ल्ड में इस तरह की कई टेलीस्कोप्स होने से हम ब्लैक होल के आसपास के एरिया की बहुत साफ सुथरी और अच्छी फोटो ले सकेंगे। ये टेलीस्कोप्स जितनी ज्यादा दूर होंगी, उतनी ही ज्यादा डिटेल उन्हें मिल पाएगी। अगर वो पूरे वर्ल्ड में फैली हैं, तो शेप का नेटवर्क हबल स्पेस टेलीस्कोप से 2000 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन इतनी ज्यादा पावर के होते हुए भी शेप ऐसी किसी चीज को कैसे देख सकते हैं जो पूरी तरह ब्लैक है? शेप को लगता है एक तरीका हो सकता है। ब्लैक होल खुद दिखाई नहीं देता, लेकिन उसमें गिरने वाला मैटर उसका पता बता सकता है। इससे गैस बिलियंस ऑफ डिग्रीज तक गर्म हो जाती है और चमकने लगती है। आइंस्टाइन के मुताबिक ये लाइट ब्लैक होल के इर्द गिर्द लिपट जाती है और इवेंट हॉराइजन की गोल परछाई बना देती है। ये बहुत कमाल का आइडिया है, लेकिन ये चमक बहुत फीकी होती है। शेप उसे सिर्फ तभी देख सकते हैं अगर वो इवेंट हॉराइजन का छोटा सा हिस्सा देखने के लिए 2 टेलीस्कोप्स इस्तेमाल करें। फिर हम असल में इस इमेज की छोटी सी पट्टी को देख पाएंगे। तो एक टेलीस्कोप से हम ब्लैक होल की शैडो का बस एक ही हिस्सा देख पाएंगे, लेकिन पूरे वर्ल्ड में कई टेलीस्कोप से हम कई हिस्सों की फोटो ले सकते हैं, जिससे हमारे पास इस पूरे रिंग की फोटो आ जाएगी। शेप ने कैलिफोर्निया, चिली, हवाई, मेक्सिको और स्पेन में रेडियो डिशेस को लगाया है, लेकिन ये टेलीस्कोप्स अब भी इतने दूर नहीं हैं कि इवेंट हॉराइजन की सारी डिटेल को देखा जा सके। उसके लिए शेप को ऐसे टेलीस्कोप से डेटा लेना होगा जो अर्थ की सबसे मुश्किल जगह पर है, यानी साउथ पोल। और इस टेलीस्कोप को सिस्टम में लाने की जिम्मेदारी डैन मरोनी पर है, जो एंटार्कटिक एस्ट्रोनॉमी के बहुत एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट हैं। साउथ पोल पर हम बिल्कुल ऐसा ही एक पोल। और इस टेलीस्कोप को सिस्टम में लाने की जिम्मेदारी डैन मरोनी पर है, जो एंटार्कटिक एस्ट्रोनॉमी के बहुत एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट हैं। साउथ पोल पर हम बिल्कुल ऐसा ही एक मिरर इंस्टॉल करेंगे, पर हमें देखना होगा कि उस पर डायरेक्ट की गई सारी लाइट इस स्पॉट पर पड़े। एरिजोना की लैब में डैन और उनकी टीम एक बहुत सेंसिटिव रिसीवर बना रहे हैं, जो साउथ पोल टेलीस्कोप से अटैच किया जाएगा। तैयार होने के बाद यह नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा और इसमें पूरे इवेंट हॉराइजन की इमेज लेने की पावर होगी।
अर्थ के बॉटम में यूज किया गया ये मिरर बहुत जरूरी है क्योंकि उससे हम ब्लैक होल की ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स देख पाएंगे। इसके बनने के बाद टीम को इस रिसीवर को पोल तक ले जाने में 3 दिन का सफर तय करना होगा। उसके बाद उन्हें रिसीवर को टेलीस्कोप में फिट करते वक्त सामना करना होगा एंटार्क्टिका की जबरदस्त ठंड का। वहां पर एक क्रेन भी होगी जो ये लोग सिर्फ इसी काम के लिए लेकर आए हैं और हम उसे यहाँ लेकर आएंगे और इसे रूफ पर चढ़ाएंगे। हमें देखना होगा सब सही से हो जाए, पर अगर चीजें थोड़ी गड़बड़ होने लगती है तो फिर हम पर थोड़ा ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि साउथ पोल पर सब अच्छे से निपट जाएगा और हम उससे पिक्चर्स ले सकेंगे। साउथ पोल टेलीस्कोप लगने से शेप का नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में अच्छे से फैल जाएगा। पर ऐसी इमेज कैमरे में कैद करने के लिए जो ब्लैक होल्स के होने का सबूत दे, शेप के सामने अभी एक और बहुत बड़ी दिक्कत है। शेप का नेटवर्क सैकड़ों, हजारों, लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ है और उन्हें सारे सिग्नल्स को एक साथ 1 मिलीमीटर के फ्रैक्शन के अंदर ही कोऑर्डिनेट करना होगा, वरना उन्हें सिर्फ धुंधली फोटो ही मिलेंगी। आखिरी आइस एज से जैसे जैसे बर्फ पिघलती गई, अर्थ थोड़ी सी रीबाउंड होना शुरू हो गई। इसीलिए इतने सालों में टेलीस्कोप्स की लोकेशन में थोड़ा चेंज आया है। अपने एक टेलीस्कोप को 1 मिलीमीटर मूव करने का मतलब है आसमान में टेलीस्कोप के पूरे फोकस को शिफ्ट करना। इससे निपटने के लिए शेप एक विशाल सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं जिसका नाम है कोरिलेटर। ये ग्लोबल नेटवर्क में लगे हर टेलीस्कोप की एग्जैक्ट पोजीशन को लगातार मॉनिटर करता है। ये कोरिलेटर इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है। ये सुपर कंप्यूटर दुनिया भर से कलेक्ट किए गए डेटा को लेता है और उसे बड़े प्रिसिशन के साथ एक साथ कंबाइन कर देता है। हम ऐसा डेटा सेट क्रिएट करते हैं जो अर्थ जितने बड़े टेलीस्कोप के बराबर होता है और उसकी मदद से हम ब्लैक होल की इमेज बना सकते हैं। जैसे ही शेप को सुपर मैसिव ब्लैक होल की पहली इमेज मिलेगी, ये इस बात के पक्के सबूत दे सकेगा कि ब्लैक होल्स वाकई होते हैं। ब्लैक होल ऑब्जर्व कर पाना, ब्लैक होल के आसपास का एरिया रिजॉल्व कर पाना सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो बहुत अमेजिंग होगा। जब हम स्पेस में फाइनली वो डिस्टॉर्टेड एरिया देख सकेंगे, मतलब कि वो रियल है, कुछ ऐसा जो आपको पता था होता है पर आप कभी उसे देख नहीं पाए थे और वो अचानक आपके सामने आ जाएगा, वो वाकई एक ब्यूटीफुल मोमेंट होगा। पर अगर मिल्की वे के सेंटर में वाकई एक बहुत विशाल ब्लैक होल है तो उससे एक रहस्य बन जाएगा। ऐसा महाविशाल ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी पर कैसा असर डालेगा? साइंटिस्ट्स का मानना है कि मिल्की वे के बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है और उन्हें यकीन है ऐसा सिर्फ हमारी गैलेक्सी में नहीं है। हमें यकीन है कि यूनिवर्स की लगभग हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। रिलेटिविटी के मुताबिक सुपरमैसिव ब्लैक होल का जबरदस्त मास स्पेस को इतना बेंड कर देगा कि स्टार्स ऑर्बिट में गिर जाएंगे। इसी के चलते साइंटिस्ट कि समय के साथ साथ गैलेक्सीज कैसे इवॉल्व होती हैं। गैलेक्सीज कई अलग अलग साइजेस और अलग अलग शेप्स की होती हैं, अलग अलग तरह से इवॉल्व होती हैं और यही एक मिस्ट्री है। आखिर क्यों स्टार्स के इन क्लस्टर्स की इतनी अलग अलग स्टोरीज होती हैं? और हो सकता है कि जो इनके कोर में मंडरा रहा है, एक छुपा हुआ सुपरमैसिव ब्लैक होल, उसका इससे कुछ लेना देना है। सदर्न यूएस में एस्ट्रोनॉमर्स इसी रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। एडमंड चंग जानना चाहते हैं कि क्या ब्लैक होल्स वाकई समय के साथ साथ गैलेक्सीज के बदलने पर असर डालते हैं। मैं इस प्रोसेस को समझना चाहता हूँ। ये सोचकर मेरा दिमाग हिल जाता है कि कैसे एक छोटी सी चीज इस पूरे गैलेक्सी को इफेक्ट कर सकती है। वो उस क्लास ऑफ गैलेक्सी पर काम कर रहे हैं जिसने एस्ट्रोनॉमर्स को उलझन में डाल दिया है, जायंट इलिप्टिकल गैलेक्सीज। ये जायंट एलिप्टिकल गैलेक्सी की हबल टेलीस्कोप से ली गई एक खूबसूरत इमेज है। हमें पता है कि इन गैलेक्सीज में बहुत ज्यादा गैस होती है और मिस्ट्री ये है कि इस गैस से बहुत ज्यादा स्टार्स प्रोड्यूस होने चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है।
आमतौर पर गैलेक्टिक गैस के बादलों के अंदर स्टार्स बनते हैं। उनकी आउटर लेयर्स हटाने पर बहुत ठंडी हाइड्रोजन के काले बादल दिखेंगे। इन बर्फीले नेबुलास की बहुत गहराई में ग्रेविटी गैस के मॉलिक्यूल्स को पास पास लाती है ताकि ऐसी घूमती डिस्क्स बन सकें जो ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन अंदर खींच सकें। सेंटर में प्रेशर और हीट आसमान छूने लगती है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल फ्यूज होते हैं और नया स्टार बन जाता है। ठंडी गैस के सिर्फ इन्हीं बादलों में नए स्टार्स बनते हैं। क्या जायंट एलिप्टिकल गैलेक्सीज में इस प्रोसेस को किसी चीज ने रोक दिया है? क्या ये एक ब्लैक होल के अपनी गैलेक्सी के एवोल्यूशन को कंट्रोल करने का मामला हो सकता है? पता लगाने के लिए एडमंड ऐसा टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं जिसने कॉस्मोस को समझने का हमारा तरीका बदल दिया है। ये शानदार चीज है स्लोन 2.5 मीटर टेलीस्कोप। ये सिर्फ स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे के लिए काम करता है। इसने कुछ ऐसा किया कि इसने आसमान के एक खास रीजन को पॉइंट किया और फिर पूरी रात इसने अर्थ के रोटेशन को एक स्ट्रिप पर मूव करने दिया और कुछ ही सालों के अंदर इसकी वजह से हमें लाखों और करोड़ों गैलेक्सीज के बारे में पता चला है। साइंटिस्ट्स ने इन ऑब्जर्वेशंस को यूनिवर्स के लिए क्रिएट किए गए अब तक के सबसे डिटेल्ड प्लान्स में बदल दिया। इससे एडमंड को जायंट एलिप्टिकल गैलेक्सीज जल्दी ढूंढने का मैप मिला और वो पता कर पाए कि ये नए स्टार्स इतने कम क्यों बना रही हैं। रिसर्चर्स ने मैप को एल्यूमिनियम डिस्क्स की एक बड़ी लाइब्रेरी में ट्रांसफर कर दिया। हर डिस्क में नाइट स्काई का एक खास एरिया दर्ज है। जहां भी टेलीस्कोप ने लाइट डिटेक्ट की, साइंटिस्ट्स ने होल ड्रिल कर दिया। अब जब एडमंड उसी जगह पर देखते हैं तो ये होल्स गैलेक्सीज के साथ सही से लाइन में आ जाते हैं। ठीक है बॉस, सब सही लग रहा है। इसे रखने के लिए तैयार है। We are ready। इन हर एक होल्स में अलग अलग सेंसर्स प्लग करके वो एक ही समय में देख सकते हैं कि सैकड़ों गैलेक्सीज में क्या चल रहा है। हम जितनी भी गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करते हैं वो हमसे करीब 50 करोड़ लाइट ईयर्स दूर हैं। और ये छोटा सा फाइबर बंडल पूरी गैलेक्सी को कवर करता है, लाइट को कलेक्ट करता है और उससे ये लाइट गैदरिंग डिवाइस में जाती है जिससे हम साइंटिस्ट इसे देख सकें। इस फाइबर बंडल के जरिए हम गैलेक्सीज की प्रॉपर्टीज को जान सकते हैं। 2 साल सर्च करने के बाद एडमंड को लगता है जायंट एलिप्टिकल गैलेक्सी अकीरा समझा सकती है ये गैलेक्सीज नए स्टार्स क्यों प्रोड्यूस नहीं करती। आप देख सकते हैं कि ये रेड है, बहुत रेड है। इसका मतलब ये कि यहाँ ज्यादा स्टार फॉर्मेशंस नहीं हो रहे, जो कि इन एलिप्टिकल गैलेक्सीज की एक आम प्रॉपर्टी है। एडमंड के सेंसर्स ने अकीरा की गहराइयों में कुछ अजीब पाया है। उसके सेंटर से गर्म गैस का तेज तूफान उठ रहा है। तो यही हमें दिख रहा है। रेड हमसे दूर जाती हुई गैस को दिखा रहा है और ब्लू हमारे करीब आती हुई गैस को दिखा रहा है। ये गैस करीब 30,000 लाइट ईयर्स तक फैली हुई है। सिर्फ एक ही पावर सोर्स है जो इतनी एनर्जी जनरेट कर सकता है और वो है अकीरा के सेंटर में बना सुपर मैसिव ब्लैक होल। एडमंड को लगता है ब्लैक होल की ईटिंग हैबिट्स इस हवा को प्रोड्यूस करती हैं और यही गर्म तूफान स्टार फॉर्मेशन रोकता है। जब मैटर अकीरा के ब्लैक होल के मुंह की तरफ गिरता है तो डेब्री की एक विशाल घूमती हुई डिस्क बनाता है जिसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं। लाइट की स्पीड पर घूमते हुए ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है जो गर्म गैस को विशाल झोंकों में पूरी गैलेक्सी में धकेलती है। ये गैलेक्टिक विंड स्टार नर्सरीज की ठंडी गैस को गर्म कर देती है जिससे स्टार का बनना रुक जाता है। अगर ऐसा कुछ दूसरी जायंट एलिप्टिकल गैलेक्सीज में भी होता है तो इससे समझा जा सकता है कि वो क्यों इतने कम
तो इससे समझा जा सकता है कि वो क्यों इतने कम स्टार्स बनाती हैं। ये एक बहुत अच्छे से बनाई गई स्टोरी है और ये इस बात को सपोर्ट करती है कि क्यों सुपर मैसिव ब्लैक होल्स इंपॉर्टेंट हैं। वो क्रिटिकल हैं और उनकी जरूरत है क्योंकि गैलेक्सी के एवोल्यूशन प्रोसेस में वो बहुत जरूरी है। तो हमें पता चल चुका है कि गैलेक्सीज कई तरह की होती हैं। अब हमें लगता है कि अलग अलग गैलेक्सी टाइप और उनके सेंटर्स में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स होने की बात के बीच शायद कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, क्योंकि उन सुपरमैसिव ब्लैक होल की मैटर को कंज्यूम करने की प्रॉपर्टी होती है। इसलिए वो ऐसी एनर्जी रिलीज कर सकते हैं जो गैलेक्सीज को अलग अलग तरह से फॉर्म कर देती है। अकीरा का ब्लैक होल ऐसी चीजों को खाकर गैलेक्सी का एवोल्यूशन करता है जो किसी ने नहीं सोची थी। ये अपने छोटे नेबर टेत्सुओ गैलेक्सी की डस्ट और स्टार्स खा रही है। ये उस सिलसिले की शुरुआत है जो दोनों गैलेक्सीज और उनके सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को बहुत ज्यादा बदल देगा। गैलेक्सीज के बड़े मासेस उन्हें एक दूसरे के पास लाते हैं, जिससे अकीरा अपने नेबर से गैस सोख लेगी। आखिरकार दो गैलेक्सीज टकराएंगी, फिर रिबाउंड होंगी और फिर से बार बार टकराएंगी, जिससे कोहराम मच जाएगा और स्टार्स और प्लैनेट्स को ऑर्बिट के बाहर फेंक देंगी और गैस स्पेस में छोड़ देंगी, जब तक वो आखिरकार एक नहीं होती। साइंटिस्ट्स सोचते हैं कि इस तरह से गैलेक्सी का टकराना असल में बहुत आम बात है। बिल्कुल इस पल में पूरे कॉस्मोस में बिलियन गैलेक्सीज मर्ज हो रही हैं और ये मिलन सिर्फ स्टार्स पर असर नहीं डालता, काफी बड़े ब्लैक होल्स भी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। दो ब्लैक होल्स का मर्ज होना काफी वायलेंट प्रोसेस है। जब दो ब्लैक होल्स एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो बहुत तेज घूमने लगते हैं। वो सच में स्पेस में लहरें छोड़ते हैं, यानी ग्रेविटेशनल वेव्स। टकराने वाले दो ब्लैक होल्स से निकली एनर्जी उन सभी स्टार से निकली एनर्जी से 10 गुना ज्यादा होती है जिन्हें हम यूनिवर्स में देखते हैं। इनका मर्जर भले ही वायलेंट है, लेकिन ब्लैक होल्स के बढ़ने का ये एक अहम तरीका है और वो काफी बड़े हो सकते हैं। हमें दिखने वाले सबसे बड़े ब्लैक होल्स सन के मास से लगभग 10 बिलियन टाइम्स बड़े होते हैं। आज साइंटिस्ट्स को पता चल रहा है कि जब ब्लैक होल्स इतने बड़े हो जाते हैं तो इससे भी अजीब बातें हो सकती हैं। बहुत बड़े ब्लैक होल्स यूनिवर्स की सबसे अजीब और सबसे पावरफुल एंटिटीज में से एक है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का अल्टीमेट प्रेडिक्शन, वो सूरज से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा बड़े हो सकते हैं और जब वो इतने बड़े होते हैं तो इतनी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं कि वो बड़े जेट्स छोड़ते हैं, क्योंकि ब्लैक होल्स ठीक से खाना नहीं जानते। इन ब्लैक होल्स में खाने के मैनर्स बिल्कुल नहीं होते और वो अंदर लिया हुआ काफी मटेरियल बाहर फेंक देते हैं। ये रेडिएशन के पावरफुल एमिशंस हैं जो ब्लैक होल में ही गिरे मटेरियल से निकले हैं। ये जेट्स जा सकते हैं टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स तक। वो बहुत बड़े होते हैं। साइंटिस्ट्स इतने साइज और एनर्जी के जेट्स के असर की जांच कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉमर ग्रैंट ट्रेम्बले ऐसे जेट्स को स्टडी कर रहे हैं जो सन के मास से 300 मिलियन टाइम्स ज्यादा बड़े एक ब्लैक होल से निकले हैं। ये ब्लैक होल्स प्लाज्मा के ये शानदार जेट्स छोड़ते हैं जो लगभग लाइट की स्पीड से बाहर निकलते हैं। ये लगभग 1 ट्रिलियन एटॉमिक बॉम्ब्स पर सेकंड जितनी एनर्जी है जो उनके आसपास के एरिया में छोड़ दी जाती है, जो हमने ऑब्जर्व किया है। ये पावरफुल जेट्स अपने बहुत अजीब स्ट्रक्चर के साथ गैलेक्सी के सेंटर में होते हैं। तो अभी आप कई बड़ी बड़ी गैलेक्सीज देख रहे हैं। इस इमेज में लगभग 1000 गैलेक्सीज हैं।
लेकिन इस जगह के बिल्कुल सेंटर में यूनिवर्स की सबसे बड़ी गैलेक्सीज में से एक है और इसका नाम है ब्राइटेस्ट क्लस्टर गैलेक्सी। और यहां पर आपको दिखते हैं बबल्स। यहां पर एक बबल है और यहां पर बबल है, पर ये नॉर्मल साइज के बबल्स नहीं है, ये यूनिवर्स के सबसे बड़े बबल्स हैं। ये बबल्स गैलेक्सी में घूमने वाले गैस में बने वॉइड्स हैं और सबसे बड़ा बबल इतना बड़ा है कि इसमें 50 मिल्की वे समा सकते हैं। ये होल्स जिस किसी चीज से बनते हैं उसमें जरूर काफी पावर होगी। ये पक्का लगता है कि ब्लैक होल के जेट्स की वजह से ये होता है, लेकिन जब साइंटिस्ट्स और एविडेंस ढूंढते हैं तो ये मिस्ट्री और अजीब हो जाती है। अगर आप इस गैलेक्सी क्लस्टर को ऑप्टिकल वेव बैंड में देखते हैं, जहां आप गैलेक्सीज को देख सकते हैं, आपको पता चलता है कि इन बबल से जो गैलेक्सीज एसोसिएटेड हैं, वो इस क्लस्टर में दिखने वाले बाकी सारी गैलेक्सीज से अलग हैं। और यहां होता है फिलामेंट्री गैस का ये कमाल का 150,000 लाइट ईयर लंबा स्पाइडर वेब, जो इन बबल्स के आसपास बंधा है। इन फिलामेंट्स के अंदर साइंटिस्ट्स यंग स्टार्स देख सकते हैं। किस तरह ब्लैक होल के ये जेट्स ऐसे स्ट्रेंज स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं और स्टार्स बनाते हैं, ये एक मिस्ट्री ही रही। लेकिन फिर ग्रैंट की टीम को एल्मा नाम के एक टेलीस्कोप से मिले डेटा का इस्तेमाल करके एक बड़ी कामयाबी मिली। आल्मा साइंस में ये एक कमाल की रेवोल्यूशन है। उस टर्म के बारे में काफी बोला गया है, लेकिन आल्मा के बारे में ये वाकई सच है। ये 66 डिशेस का एक बड़ा ग्रुप है जो चिली के एटाकामा डेजर्ट में है, जो वर्ल्ड का सबसे हाई और सबसे ड्राई डेजर्ट है। ये मॉलिक्यूलर गैस देखने के लिए वर्ल्ड की सबसे पावरफुल आई है और कोल्ड मॉलिक्यूलर गैस पूरे यूनिवर्स में सारे स्टार फॉर्मेशन का फ्यूल है। इस ठंडी गैस के डिस्ट्रीब्यूशन से ग्रैंट को एक अहम सुराग मिला कि जेट कैसे स्टार फॉर्मेशन में मदद करता है। जब एनर्जी का जेट ब्लैक होल से बाहर आता है, वो गैस को अपने रास्ते से दूर धकेलता है। एक कॉस्मिक स्नो प्लाव की तरह ये कोल्ड मॉलिक्यूलर गैस जमा करता है। जब ये गैस जम जाती है तो स्टार्स बनते हैं। इस तरह ब्लैक होल जेट नए स्टार्स बनने में मदद कर सकता है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी है। इस विशाल गैलेक्सी में ब्लैक होल और उसके जेट्स मिटाने का नहीं, बल्कि बनाने का काम करते हैं। इन सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का अपनी होस्ट गैलेक्सी से हो रहा इंटरेक्शन हमारी सोच का काफी ज्यादा एलिगेंट और सटल प्रोसेस है। ब्लैक होल्स, जैसे कि पता चला, स्टार को बनने में रोक या धीमा दोनों कर सकते हैं, या साथ साथ उसे बढ़ावा भी दे सकते हैं। इससे यूनिवर्स में ब्लैक होल्स को लेकर हमारी समझ काफी बदल गई। अब हम गैलेक्सीज और उसमें होने वाले सेंट्रल ब्लैक होल्स के को इवोल्यूशन की बात करते हैं, जिसमें ब्लैक होल की ग्रोथ का असर असल में उसके आसपास के स्टार्स के स्टेलर पॉपुलेशन की ग्रोथ पर पड़ता है। ये गैलेक्सी के पूरे शेप को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इससे हम समझ सकते हैं कि गैलेक्सीज टाइम के साथ अलग अलग तरह से इवॉल्व क्यों होती हैं। तो किसी नेगेटिव चीज के बजाय शायद ब्लैक होल्स गैलेक्सी के ज्यादा एक्टिव स्कल्प्टर हैं। अब साइंटिस्ट्स ब्लैक होल्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वो कैसे बनते हैं, कैसे बड़े होते हैं और कैसे वो पूरे यूनिवर्स में गैलेक्सीज को बनाने में एक्टिव होते हैं। ये आइडियाज उन इक्वेशन से मेल खाते हैं जो स्पेस और टाइम को डिस्क्राइब करती हैं, यानी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। लेकिन इससे आगे जाकर ये दिखाने के लिए कि ब्लैक होल्स के अंदर क्या होता है, हमें एक बिल्कुल नई थ्योरी चाहिए। जनरल रिलेटिविटी के मामले में ये ब्लैक होल्स के होने का प्रेडिक्शन करने में यूज की गई थी, लेकिन जब आप उस इवेंट होराइजन के अंदर जाते हैं तो भले ही फिजिक्स ने ये प्रेडिक्ट किया था, लेकिन फिजिक्स अंदर कुछ काम नहीं आई। जैसे मैथ आपको वो बेकार की बातें बताना शुरू करती है जो आपको कैलकुलेटर पर मिलेंगी अगर आप 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, राइट? कैलकुलेटर एरर दिखाता है। इसमें बेसिकली मैथ आपको कॉलर से पकड़कर 2-4 थप्पड़ मारकर कहता है कि ये मत करना, ये वेल डिफाइंड ऑपरेशन नहीं है। आइंस्टाइन की मैथ का यही हाल होता है जब आप इसे ब्लैक होल के सेंटर पर अप्लाई करते हैं। रिलेटिविटी की इस नाकामी से
इसके बारे में काफी आर्ग्यूमेंट्स होने लगे कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। ब्लैक होल की ये बाउंड्री, इवेंट होराइजन, शायद एक्टिविटी में उबलता हुआ कॉल्ड्रन है। मतलब अगर किसी को इससे गुजरना पड़े तो वो वेपर बन जाएगा, वो फ्राई हो जाएगा। तो अगर हम पहले पैरों के बल गिरने वाले ह्यूमन हैं, तो हमारे फीट पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी और हमारे हेड पर होने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बीच काफी डिफरेंस होगा, और इसका मतलब हम स्ट्रेच हो जाएंगे और बहुत पतले हो जाएंगे स्पेगेटी की तरह, और हम इस प्रोसेस को कहते हैं स्पेगेटिफिकेशन। अगर ग्रेविटी किसी चीज को कोलैप्स करके छोटा और छोटा करती जा रही है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो उसे और कोलैप्स नहीं कर पाएगी, यानी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डेंसिटी। उस पॉइंट को कहते हैं सिंगुलैरिटी। प्रॉब्लम यह है कि इस काफी छोटी चीजों की दुनिया में रूल्स बदल जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इस काफी छोटी चीजों की दुनिया में रूल्स बदल जाते हैं। ये क्वांटम फिजिक्स का एरिया है। सिर्फ इन रूल्स को रिलेटिविटी से जोड़कर ही साइंटिस्ट ये समझने की उम्मीद कर सकते हैं कि ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर में क्या हो रहा है। ये एक खजाने की चाबी है जिसे साइंटिस्ट्स कहते हैं द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। हमारा मानना है कि इसमें मैथ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास अभी तक सही मैथमेटिक्स नहीं है। हमें आइंस्टाइन के आइडियाज को क्वांटम फिजिक्स के आइडियाज के साथ जोड़कर यूज करना चाहिए। ये साइंस के आखिरी फ्रंटियर्स में से एक है, लेकिन लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में एक इंसान और मशीन है जो शायद इस पुरानी मिस्ट्री को सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं। साइंटिस्ट्स के पास पक्के एविडेंस हैं कि बहुत विशाल ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के सेंटर में छुपे होते हैं। यहाँ वो बिलियन स्टार्स और प्लैनेट्स सकते तो उसके अंदर नहीं जा सकते, या अगर हम उसके अंदर गए तो वहाँ क्या देखा, ये बताने के लिए आप वापस बाहर नहीं आ सकते। ये प्योरली मैथमेटिकल है। और प्रॉब्लम ये है कि आइंस्टाइन ने जो मैथमेटिक्स हमें दी है वो उतनी अच्छी नहीं है कि वो हमें ठीक ठाक बता पाए कि छोटी एंटिटीज ब्लैक होल के अंदर बिहेव करते हैं। ये रिलेटिविटी बेसिक्स समझने के हमारे तरीके में काफी बदलाव आ सकता है। लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में एक मशीन है जो ब्लैक होल के अंदर की कंडीशंस पैदा करती है। स्लेज हैमर की साइंटिफिक इक्विवेलेंट जैसी ये मशीन बर्नट मूला ऑपरेट करते हैं। ब्लैक होल के अंदर के हालात जनरेट करने के लिए वो गोल्ड न्यूक्लियाई को लगभग लाइट की स्पीड से एक अपार्टमेंट ब्लॉक के साइज के डिटेक्टर के अंदर एक दूसरे से टकराते हैं। हम कोई असली ब्लैक होल नहीं बनाते हैं, लेकिन दो न्यूक्लियाई के टकराव में जो होता है वो ब्लैक होल में जो होता है उससे काफी मेल खाता है। जब ब्लैक होल में मैटर गिरता है तो वो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड से क्रंच होता है, और जब भी मैटर क्रंच होता है ये भी नहीं हो सकता है कि वो गर्म ना हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम लैब में ये डिग्रीज सेल्सियस है हर टक्कर से सब एटॉमिक मैटर की स्टेट क्रिएट होती है जो साइंटिस्ट सोचते हैं कि ब्लैक होल के अंदर होती है। मुश्किल ये है कि ये कंडीशंस सिर्फ एक योक्टो सेकंड तक रहती हैं, यानी एक सेकंड के एक बिलियंथ हिस्से तक, जो बर्न के स्टडी करने के लिए काफी कम टाइम है। लेकिन जो कुछ बचा है उससे वो कंडीशंस को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। 1 बिलियन किलोमीटर्स पर आवर से ज्यादा तेज स्पीड से गोल्ड न्यूक्लियाई जबरदस्त फोर्स से एक दूसरे से टकराते हैं और मैटर के फायरबॉल में एक्सप्लोड होते हैं, जिससे 3 ट्रिलियन डिग्रीज हीट पैदा होती है। लेकिन एक योक्टो सेकंड के अंदर ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कॉम्प्लेक्स पैटर्न में बिखर जाता है। इसकी शेप ये समझने के लिए बहुत अहम है कि टकराने के उस मोमेंट में क्या होता है। ये कोलिजन बहुत ज्यादा वायलेंट होता है। ये एक तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब फटने से काफी ज्यादा वायलेंट है। इसे ह्यूमन बीइंग से दूर रखना पड़ता है,
नहीं तो इसका रेडिएशन उसे बहुत कम टाइम में मार डालेगा। इसलिए जब यह मशीन ऑपरेट होती है तो किसी को इसके पास नहीं आने दिया जाता। इसके बजाय टीम उस टकराव को आधे किलोमीटर दूर कंट्रोल रूम की सेफ्टी से मॉनिटर करती है। लाखों टक्करों के बाद की कंडीशंस को कंपेयर करके बर्न्ट ने एक पिक्चर बनाई है कि न्यूक्लियाई टकराने के पल क्या होता है। तो ये है टकराने के कुछ नैनो सेकंड्स के बाद का पार्टिकल्स का स्नैपशॉट, और ये हर अलग अलग कलर, अलग अलग टाइप के पार्टिकल को दिखाता है। हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि जब ये पार्टिकल्स छोड़े जाते हैं तो उस मोमेंट पर और उससे पहले मैटर किस तरह बिहेव करता है। अगर बर्न्ट ये पता लगा सके कि इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के स्कैटर पैटर्न्स को रिवाइंड कैसे करें, तो वो टकराने के बाद के बिलियंथ ऑफ अ सेकंड तक पीछे जा सकते हैं, यानी उस पॉइंट तक जहां मैटर वैसा होता है जैसा ब्लैक होल के अंदर होता है। एक तरह से ये काफी वैसा ही है जैसे कि लेक में स्टोन फेंकना। स्टोन को पानी में फेंकने के और उसके अंदर जाने के काफी देर बाद वेव्स के रिपल बाहर आते दिखते हैं, राइट? ये पैटर्न डिपेंड होता है कि आपका फेंका स्टोन कितना बड़ा था, वो आपने कितनी स्पीड से पानी में फेंका था, और वो वेव पैटर्न केयरफुली एनालाइज करके और पीछे ट्रेस करके हम प्रिंसिपल में पता लगा सकते हैं कि वो स्टोन कितना बड़ा था और उसका शेप कैसा था। और हम यहाँ बिल्कुल वही कर रहे हैं। ये करने के लिए बर्न्ट को पावरफुल मैथमेटिक्स की जरूरत है, ऐसे इक्वेशंस की जो बिल्कुल वैसे ही पैटर्न्स बना सके जैसे उन्हें इन कोलिशंस में दिखते हैं। इससे वो सुराग मिल सकते हैं कि किस तरह साइंस आखिरकार क्वांटम वर्ल्ड को रिलेटिविटी से जोड़ सकती है, और इससे पूरे कॉस्मोस को लेकर हमारी समझ में काफी बड़ा बदलाव हो सकता था। 10 साल तक कोशिश करने के बाद उन्हें लगता है कि उन्हें सही फॉर्मूला मिल गया है। ये छोटा गर्म मैटर का गोला स्ट्रिंग थियरी से डिस्क्राइब हो गया, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। स्ट्रिंग थ्योरी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिससे थोड़ा साइंस समझा जा सकता है, लेकिन यूनिफाइंग थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के लिए ये एक अहम कैंडिडेट है। स्ट्रिंग थ्योरी आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के साथ क्वांटम मैकेनिक्स जोड़ने का सबसे बेहतर अटेम्प्ट है, और सजेशन ये है कि इलेक्ट्रॉन या क्वार्क के काफी अंदर जो भी एक छोटा सा फिलामेंट होता है, एक स्ट्रिंग जैसा फिलामेंट जो वाइब्रेट हो सकता है किसी इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रिंग की तरह, और अलग अलग वाइब्रेशनल पैटर्न्स, वो अलग अलग म्यूजिकल नोट्स नहीं बना सकते, वो अलग अलग तरह के पार्टिकल्स बनाते हैं। ये अजीब आइडिया हमें ये समझने का एक अच्छा मौका दे सकता है कि ब्लैक होल्स वाकई कैसे काम करते हैं, और इससे हमारी स्पीशीज के लिए नई अपॉर्चुनिटीज खुली हैं। स्ट्रिंग थ्योरी ने प्रेडिक्ट किया कि ब्लैक होल्स असल में एक तरफा रास्ता नहीं है, वो चीजें अंदर खींचने के साथ साथ स्पेस में चीजें बाहर भी फेंकते हैं। ब्लैक होल्स असल में थोड़ा रेडिएट कर सकते हैं, वो पार्टिकल्स बाहर भेज सकते हैं जो इवेंट होराइजन से निकलेंगे। जब ब्लैक होल्स ये रेडिएशन छोड़ते हैं, वो श्रिंक और इवेपोरेट होने लगते हैं। इवेपोरेट होता हुआ ब्लैक होल इतनी एनर्जी छोड़ता है कि वो यहाँ अर्थ पर आसानी से ह्यूमंस की सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सकता है, अगर हम उसे नीचे अर्थ पर खींच लाने का तरीका ढूंढ पाते तो। क्या ये पॉसिबल है? क्या हम ये कर सकते हैं? आज नहीं, लेकिन इसकी कोई वजह नहीं है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी से हम ये क्यों नहीं कर सकते। सिर्फ माउंट एवरेस्ट के मास वाला एक ब्लैक होल भी पूरे प्लैनेट को पावर करने के लिए जरूरी एनर्जी छोड़ सकता है। और इतना ही नहीं, सुनने में भले ही अजीब लगे, पर स्ट्रिंग थ्योरी असल में इससे भी अजीब बात प्रेडिक्ट। मुझे सिर्फ बाकी लोगों की तरह इंट्यूशन है कि यहाँ पर लेफ्ट राइट डायमेंशन, बैक फोर्थ डायमेंशन और अप डाउन डायमेंशन है। स्ट्रिंग थ्योरी की मैथ के सबसे अजीब फीचर्स में से एक ये है कि ये हमें बताती है कि हमें पता होने वाले 3 स्पेशियल डायमेंशंस के अलावा और भी डायमेंशंस हैं।
उस ब्लैक होल के अंदर ये सब एक्स्ट्रा डायमेंशंस जो हो सकते हैं वो रियलिटी का एक पूरा नया वर्जन खड़ा कर सकते हैं, राइट? और कुछ कहते हैं कि वो शायद एकदम नए यूनिवर्स या दूसरे बेहिसाब यूनिवर्सेस को जन्म दे सकते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम एक करता है रिलेटिविटी और क्वांटम को